जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, हम लोग संविधान पढ़ रहे थे और इस राज्य व्यवस्था में हम लोग संविधान की विशेषताओं को पढ़े थे पिछले क्लास में। आज जो है संविधान की कुछ विशेषताएं जो बची हुई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये जो यूट्यूब चैनल है उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए सब्सक्राइब करके। ठीक, तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो संविधान की विशेषताएं, संविधान की कुछ विशेषताएं थी जिसके बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा। हमने ये देखा कि संविधान जो है हमें मत की अधिकार देता है, वयस्क मताधिकार की बात करता है। वहीं संविधान वयस्क मताधिकार की बात करता ही करता है, और इसके जो बाहरी स्रोत क्या क्या है, मतलब जैसे कि मूल अधिकार को अमेरिका से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, इसको जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। भारत में जो संसदीय प्रणाली है, लोकसभा और राज्यसभा, इसको जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। भारत में न्यायपालिका न्यायपालिका काम करती है स्वतंत्र तरीके से, इसको जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो ये सब जो प्रावधान है ये बाहरी स्रोत है, बाहरी देशों से लिया गया स्रोत है। ठीक, उसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक जितने सारे एक्ट और अधिनियम ब्रिटेन के संसद से पारित होकर के आए, जिसके तहत ब्रिटिश कंपनी और ब्रिटिश क्राउन ने भारत के ऊपर शासन पर शासन किया, वहां से भी प्रावधानों को लिया गया। जैसे कि भारत शासन अधिनियम के बारे में आप जानेंगे तो भारत शासन अधिनियम से लगभग 250 के आसपास अनुच्छेद भारत के संविधान में उल्लेखित है। ठीक, तो ये सब चीजों के बारे में पिछले क्लास में पढ़े थे। तो आइए कुछ और विशेषता है उसके बारे में जानते हैं। जैसे संविधान की एक विशेषता है ये कि संविधान की एक विशेषता ये है कि इसका स्वरूप जो है ना, संविधान का स्वरूप जो है, स्वरूप संघीय है। संविधान का स्वरूप कैसा है? संघीय है। और वही झुकाव की बात करें तो इसका झुकाव जो है एकात्मकता की ओर है। इसका झुकाव किधर है? एकात्मकता। झुकाव इसका एकात्मकता की तरफ। अब यहां से ये समझने का प्रयास कीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे और आप कंफ्यूज करके आप गलती उत्तर दे दीजिएगा, इसलिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि संघीय और एकात्मकता होता क्या है। संविधान का स्वरूप जो है दोस्तों संघीय है, और वहीं पर इसका स्वरूप की बात करें, झुकाव की बात करें तो एकात्मकता की तरफ। अब इसको समझने से पहले आप केंद्र राज्य संबंध के बारे में जानेंगे। केंद्र राज्य संबंध, जो केंद्र राज्य का जो दोस्तों संबंध है ना, ये दो तरीकों से, एक है संघीय और एक है एकात्मकता। केंद्र राज्य संबंध है, एक है संघीय और एक है एकात्मकता। संघीय उसको कहते हैं, संघीय कि संघीय व्यवस्था में क्या होता है? संघीय व्यवस्था में कि केंद्र और राज्य का महत्व बराबर होता है। केंद्र और राज्य का महत्व क्या होता है? केंद्र और राज्य का जो महत्व है ये बराबर होता है, मतलब केंद्र और राज्य का महत्व दोनों जो है बराबर होता है। वहीं संघीय व्यवस्था में जो है, वैसा संघीय व्यवस्था उसको कह सकते हैं कि जिस देश के पास लिखित संविधान हो। संघीय व्यवस्था उसको कहते हैं जिस देश के पास लिखित संविधान हो और संविधान ही सर्वोच्च हो, संविधान को सर्वोच्च माना गया हो। संविधान ही क्या हो? सर्वोच्च हो, मतलब संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है, संविधान ही सर्वोच्च हो। उसके बाद जिस देश में स्वतंत्र न्यायपालिका काम कर रही हो, जिस देश में क्या कर रही हो? स्वतंत्र तरीके से न्यायपालिका काम कर रही हो, स्वतंत्र न्यायपालिका काम कर रही हो। तो जिस देश के अंदर इतने सारे गुण हैं, मतलब संघीय व्यवस्था में, संघीय ढांचा में राज्य और देश दोनों का महत्व बराबर होता है। न ही राज्य का महत्व कम होता है और न ही देश का महत्व कम होता है। जिस देश के पास लिखित संविधान हो,
जो देश संविधान से चलता हो, लिखा हुआ संविधान जिसके पास है, और संविधान ही सर्वोच्च, संविधान को ही सर्वोच्च माना गया है, मतलब संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। और जिस देश में स्वतंत्र न्यायपालिका हो, न्यायपालिका अपना स्वतंत्र तरीके से काम करती हो, न्यायपालिका को विधायिका से अलग रखा गया हो, ठीक, तो इसको जो है हम लोग संघीय ढांचा के अंतर्गत जानते हैं, संघीय ढांचा के अंतर्गत जानते हैं। और इसका प्रमुख उदाहरण जो है आपको अमेरिका में देखने को मिलेगा। ये जो है व्यवस्था, ये अमेरिका की व्यवस्था है। अमेरिका के पास लिखित संविधान है, वहां जितना केंद्र का महत्व है उतना ही राज्य का महत्व है। अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता की प्रणाली है, वहां केंद्र भी नागरिकता देती है और वहां के राज्य सरकार से भी आपको नागरिकता ग्रहण करना होता है अमेरिका में। तो ये सब जो प्रावधान है, ये सब प्रावधान अमेरिका के प्रावधान है महत्वपूर्ण तरीके से, जो कि संघीय ढांचा को दर्शाता है। वही एकात्मकता की बात करें तो एकात्मकता को हम ये कह सकते हैं कि केंद्र के नजर में राज्य का तो महत्व होगा, राज्य का तो महत्व होगा, लेकिन कुछ मामलों में केंद्र के पास ताकत ज्यादा होगा, केंद्र के पास जो है शक्ति ज्यादा होगा, केंद्र के पास कुछ मामलों में शक्ति ज्यादा होगा, ठीक। एकात्मकता उसको कहते हैं जिस देश में एकल नागरिकता हो, एकल नागरिकता, एकल, जैसे कि हम लोग भारतीय हैं और भारत में क्या है, एकल नागरिकता। यहाँ पर जो है भारत सरकार नागरिकता देती है, केंद्र से तो नागरिकता लेना नहीं पड़ता है, तो एकल नागरिकता हो, ठीक। और एकात्मकता की प्रणाली में केंद्र के पास तो शक्ति ज्यादा होता ही होता है, और आपात की स्थिति में एकात्मकता मतलब सिस्टम में क्या होता है, आपात की स्थिति में केंद्र जो है दोस्तों वो राज्य से ताकत ले सकता है, या केंद्र जो है राज्य को अपने अधीन कर सकता है, राज्य को अपने अधीन कर सकता है, अपने अधीन कर सकता है जरूरत पड़ने पर। तो संविधान का जो स्वरूप है, अगर आप दोनों चीज को समझे होंगे तो आपको पता चलेगा संविधान का जो स्वरूप है संघीय है, क्योंकि भारत का जो संविधान है मूल रूप से अमेरिका और ब्रिटेन दोनों देश के संविधान को अपनाया है और उसके बीच का रास्ता निकाला है। इसलिए हम कहते हैं कि भारत का संविधान न तो कठोर है न ही लचीला है, अंशतः लचीला और अंशतः कठोर है। और एकात्मकता सिस्टम ये जो है आपको ब्रिटेन में देखने को मिलेगा, ठीक। तो देखिए फिर से समझते हैं संविधान का स्वरूप संघीय कैसे है। तो भारत का जो संविधान है ये लिखित संविधान है, संविधान से ही हमारा देश चलता है। केंद्र और राज्य दोनों का बराबर महत्व है, कुछ मामलों में है भी, कुछ मामलों में नहीं है, कुछ मामलों में है, लेकिन अधिकतर मामलों में केंद्र के नजर में सारे राज्य का महत्व बराबर है, या फिर जितना महत्व केंद्र का है उतना ही महत्व राज्य का है। उसके बाद संविधान सर्वोच्च है। तो ये सब जो तमाम बिंदु है यहाँ पर भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र तरीके से काम कर रही है। तो इस प्रकार से है जो संविधान का स्वरूप है संघीय है। और वही एकात्मकता की बात करें, संविधान का झुकाव एकात्मकता की तरफ क्यों है, तो आपात की स्थिति में संविधान में ऐसे प्रावधान है कि आपात की स्थिति में, इमरजेंसी की स्थिति में केंद्र जो है राज्य से शक्ति ले सकता है। जैसे अगर युद्ध का स्थिति पैदा हो जाए, किसी पड़ोसी देश से युद्ध का स्थिति पैदा हो जाए, बाहरी देशों का आक्रमण हो जाए, उस स्थिति में केंद्र इमरजेंसी लागू करके राज्य से शक्ति ले सकता है। जैसे कि कोरोना काल में आपने देखा, कोरोना काल भी क्या था, कोरोना जब महामारी फैली तो वो भी एक इमरजेंसी की स्थिति थी, आपात की स्थिति थी। उस टाइम केंद्र सरकार जो राज्य की ताकत थी सब ताकत को अपने अधीन कर ली। जो केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार जो फैसला देती थी उसके अनुसार राज्य को मानना पड़ता था। लॉकडाउन तो लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन, आदमी को कहीं आने जाने की जो स्वतंत्रता थी अनुच्छेद 19 के तहत आने जाने की स्वतंत्रता है ना, बोलने की आजादी है, संघ बनाने की आजादी है, ये सबको क्या कर लिया गया, व्यक्ति से छीन लिया गया, राज्य से छीन लिया गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि संविधान का स्वरूप संघीय तो जरूर है, संविधान को सर्वोच्च माना जरूर गया है, लेकिन आपात की स्थिति में केंद्र सरकार राज्य सरकार की ताकतों को छीन सकती है या फिर राज्य को अपने अधीन कर सकती है। इसलिए इसका झुकाव एकात्मकता की तरफ है। अगर
किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था फेल हो जाए, संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए, सरकार गिर जाए, जैसे कि विधानसभा में बहुमत खो जाने पर किसी सत्ता पक्ष की सरकार गिर जाती है, तो उस समय जो है राज्य में केंद्र की शासन लागू हो जाती है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाती है। इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि केंद्र जो है जरूरत पड़ने पर वित्तीय आपात में या संवैधानिक तंत्र फेल हो जाने पर या राष्ट्रीय आपात, 3 तरह के आपात है, किसी भी राष्ट्रीय आपात या वित्तीय आपात या फिर संवैधानिक तंत्र फेल हो जाने पर केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को अपने अधीन कर लेती है। इस वजह से जो है इसका झुकाव एकात्मकता की तरफ है और इसका स्वरूप संघीय है। तो इस चीज को हमने आपको समझाने का प्रयास किया। और संघीय व्यवस्था में जितना महत्व केंद्र का होता है उतना ही महत्व राज्य का होता है, और इसका महत्वपूर्ण उदाहरण अमेरिका में देखने को मिलता है। इसलिए संघीय व्यवस्था को यह कह सकते हैं, संघीय सिस्टम को अविनाशी राज्य का, अविनाशी राज्य का, इसको क्या कह सकते हैं, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। इसमें न ही राज्य का विनाश होगा और न ही केंद्र का विनाश होगा, इसलिए इसको कह सकते हैं अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। लेकिन एकात्मकता प्रणाली में क्या होता है कि केंद्र सरकार किसी राज्य को पुनर्गठित कर सकती है। एक राज्य को 2 टुकड़ों में करके जो है, जैसे कि जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर में जब धारा 370 को हटाया गया तो जम्मू कश्मीर से केंद्र सरकार ने राज्य की ताकत छीन ली और वहां उस जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इस वजह से कह सकते हैं कि केंद्र सरकार राज्य को पुनर्गठित भी कर सकती है। तो इसलिए एकात्मकता प्रणाली को जो है विनाशी राज्य का अविनाशी संगठन है, अविनाशी संगठन, विनाशी राज्य का अविनाशी संगठन। ठीक, एकात्मकता प्रणाली को विनाशी राज्य का अविनाशी संगठन कहते हैं, क्योंकि इसमें राज्य का विनाश हो सकता है। जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार राज्य को पुनर्गठित कर सकती है, उसकी अधिकार को छीन करके केंद्र शासित प्रदेश भी लागू कर सकती है या फिर केंद्र शासित प्रदेश को राज्य में भी तब्दील कर सकती है। इस वजह से इसको विनाशी राज्य का अविनाशी संगठन कहा गया। और वहीं संघीय प्रणाली की बात करें तो ये अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन है। इसमें राज्य का विनाश नहीं होता है। जितना महत्व केंद्र का है उतना ही महत्व किसका है, राज्य का है। इसलिए संविधान का स्वरूप क्या है, संघीय है, और झुकाव किधर है, तो एकात्मकता की तरफ है। ठीक, ये समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, भारत के संविधान की एक विशेषता ये है कि यहां पर लोकतंत्रात्मक प्रणाली है। लोकतंत्रात्मक प्रणाली मतलब लोकतंत्रात्मक प्रणाली क्या है कि लोकतंत्रात्मक प्रणाली में वास्तविक राजा जो होता है जनता होता है, क्योंकि यहाँ की शासन व्यवस्था में जनता अपने इच्छानुसार जनता अपने इच्छानुसार संसद में लोकसभा से निर्वाचित व्यक्ति को चुन करके भेज सकता है। ठीक, मतलब लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में वास्तविक सत्ता जो होता है वो जनता के हाथ में होता है। वास्तविक सत्ता किसके हाथ में होता है, जनता के हाथ में होता है। और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जनता जिस व्यक्ति को चाहे अपना मतदान करके वो जो है अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं, और प्रतिनिधि चुन करके लोकसभा और राज्यसभा में तो अप्रत्यक्ष तौर पे होता है, लेकिन लोकसभा में और विधानसभा में प्रत्यक्ष तौर पे जनता चुन करके उस व्यक्ति को संसद भेज सकता है। ठीक, तो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में वास्तविक शासन जो होता है वो जनता के हाथ में होता है, और जनता जो होता है राजा होता है, और जो इसका प्रतिनिधि होता है वो राजा ना होकर के जनता का सेवक कहलाता है। लेकिन यहाँ पर तो ठीक उल्टा देखने को मिलता है, जनता को ही नौकर बना लिया जाता है, जो प्रतिनिधि जनता के द्वारा ही चुन करके भेजे जाते हैं वही अपने आप को राजा घोषित कर देते हैं। लेकिन संविधान की विशेषता ये नहीं है। संविधान की विशेषता है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जिस देश में, जैसे कि अपने देश में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, आप ग्राम पंचायत के स्तर पर देखिए, जो मुखिया बनते हैं उस मुखिया को कौन चुनता है, पंचायत की जनता चुनती है। सरपंच को कौन चुनता है, जो स्थानीय जो सरकार होती है, मुखिया सरपंच का जब चुनाव होता है
तो जनता ही तो सरकार को चुनती है, जनता ही तो मुखिया जी को चुनती है। तो वास्तविक जो शासन होता है वो जनता के हाथ में होता है, क्योंकि जनता जिसको चाहे, जिस प्रतिनिधि को चाहे वो चुन सकती है, जिस प्रतिनिधि को चाहे वो 5 वर्ष के लिए चुन भी सकती है और उसके बाद उसको हटा भी सकती है। ठीक, तो ये लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली जो है ये भी संविधान की ताकत है। उसके बाद गणराज्य, गणराज्य मतलब गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। संविधान जो है गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, गणराज्य, संविधान में गणराज्य की बात की गई है। गण मतलब जनता, आम जनता, गण मतलब आम जनता और राज्य मतलब आम जनता का राज्य। मतलब संविधान में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, गणराज्य की बात की गई है। कहने का मतलब यह हुआ कि इस देश में जितने भी संवैधानिक पद है, उस पद पर कोई भी व्यक्ति पहुंच सकता है, उस पद पर कोई भी व्यक्ति पहुंच सकता है। कहने का मतलब जितने भी संवैधानिक पद है वो वंशानुगत नहीं है, वो वंशानुगत क्या है, नहीं है। जैसे कि राष्ट्रपति के पद को देख लीजिए, अगर राष्ट्रपति का पद वंशानुगत होता तो देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, और आज अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति है वो द्रौपदी मुर्मू है। तो क्या द्रौपदी मुर्मू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के वंश के हैं? नहीं, कई सारे राष्ट्रपति हुए जो निर्वाचित होकर के गए। मतलब गणराज्य का मतलब यही हुआ कि इस देश के बड़े से बड़े पद पर आम जनता भी पहुंच सकती है, आम जनता भी जो है अपना चुनाव जीत करके या अपने योग्यता अनुसार उस पद को धारण कर सकती है। ठीक, गणराज्य का मतलब यही हुआ कि किसी भी प्रकार का पद भारत में वंशानुगत नहीं है, वंशानुगत नहीं है। ये आप समझ गए, लोकतंत्र भी समझ गए। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में समझिए। यहाँ पर ये सब आप पहले पढ़े होंगे जरूर, लेकिन उस चीज को आप समझिए। ये सब विशेषता में चर्चा हो रहा है तो कर ही देते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो राष्ट्रीय जो ध्वज है इसको संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज में 4 रंग होते हैं, ऐसे मुख्य रूप से तो आप 3 ही जानते हैं। ऊपर में केसरिया जो कि साहस का प्रतीक है, बीच में जो है उजला जो कि सफेद शांति का प्रतीक है, और सबसे नीचे हरा जो धरती की हरियाली का, सुख समृद्धि का प्रतीक। लेकिन एक और रंग होता है, बीच में जो चक्र होता है वो नीले कलर का होता है, और उस चक्र में 24 तिल्लियां होती है। तो इस भी चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज जो है 4 रंग का होता है, केसरिया, उजला, हरा, और जो उसका चक्र होता है वो नीला कलर का होता है। और संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। वहीं इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है, लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है 3:2 होता है, 3:2 होता है। कभी कभी आपके एग्जाम में चौड़ाई और लंबाई पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पर जो है उलट जाएगा, 2:3 हो जाएगा। तो प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं, लंबाई चौड़ाई पूछ रहा है कि चौड़ाई लंबाई पूछ रहा है, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो लंबाई चौड़ाई 3:2 होता है। राष्ट्रीय ध्वज के बाद अगर राष्ट्रीय गान की बात करें, राष्ट्रीय गान, तो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, ये दोनों को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया। इसको ऐसे याद रखिए, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, और उसी से 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया। ठीक, और ये राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन, इसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। इसके रचयिता कौन है दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर है। और वहीं राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है इसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। और ये दोनों जो है राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। लेकिन आप ध्यान में रखेंगे कि राष्ट्रीय गान जो है कलकत्ता के 1911 के अधिवेशन में गाया गया था, 27 दिसंबर 1911।
27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें राष्ट्रीय गान को गाया गया था, और वहीं राष्ट्रीय गीत को कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में गाया गया था। कलकत्ता में जो कांग्रेस के 1896 में अधिवेशन हुआ था, तो 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत को गाया गया, और वहीं 27 दिसंबर 1911 जो कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, 1911 वाला अधिवेशन में राष्ट्रीय गान को गाया गया। ठीक, संसद की कार्यवाही जब स्टार्ट होती है तो राष्ट्रगान से शुरू होती है और राष्ट्रीय गीत पर खत्म होती है। इस भी चीज को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, और राष्ट्रीय जो गान है इसको सबसे पहले 1912 में, राष्ट्रीय गान जो है, राष्ट्रीय गान, इसको सबसे पहले 1911 में तो गाया ही गया, और 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका, एक पत्रिका थी जिसका नाम था तत्वबोधिनी, तत्वबोधिनी पत्रिका में इसको प्रकाशित किया गया था। ये भी चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि राष्ट्रीय गान को 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में क्या किया गया था, प्रकाशित किया गया था। ठीक, मिटा दे। उसके बाद राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो राष्ट्रीय वृक्ष है आपका बरगद। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद है। लेकिन ये तो आपको याद ही होगा कि राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, लेकिन फाइकस बेंगालेंसिस इसका जो वैज्ञानिक नाम है इसको आप याद रखिए, फाइकस बेंगालेंसिस। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। कभी कभी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय वृक्ष जो बरगद है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो डायरेक्ट वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाता है, उसको आप याद रखेंगे, फाइकस बेंगालेंसिस। उसके बाद राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पुष्प है वो है कमल, ये आप सबको याद होगा, राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल है। लेकिन कमल का वैज्ञानिक नाम निलंबो न्यूसीफेरा, निलंबो न्यूसीफेरा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना जरूरी है क्योंकि कमल का वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाता है, निलंबो न्यूसीफेरा। वहीं अगर राष्ट्रीय फल की बात करें तो राष्ट्रीय फल है आपका आम। आम तो सबको याद होगा, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना जरूरी है, और वो है आपको मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। वहीं अगर राष्ट्रीय विरासत पशु की बात करें तो आपका राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में हाथी है। राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, हाथी है। ठीक, तो ये सब चीज को आपको याद रखना है। वही राष्ट्रीय पशु की बात करें तो राष्ट्रीय पशु है दोस्तों आपका बाघ, राष्ट्रीय पशु है बाघ, और बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। क्या नाम है इसका वैज्ञानिक नाम, पैंथेरा, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। और राष्ट्रीय पशु जो बाघ है इसको 1972 में घोषित किया गया। 1972 से पहले 1967-68 तक जो है राष्ट्रीय पशु सिंह हुआ करता था, राष्ट्रीय पशु सिंह हुआ करता था, लेकिन 1972 में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया और इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। और जब 1972 में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया तो 1973 में जो है बाघ संरक्षण अधिनियम लाया गया। ये भी चीज आप ध्यान में रखेंगे, 1973 में क्या लाया गया, तो बाघ संरक्षण अधिनियम, बाघों को बचाने के लिए बाघ संरक्षण अधिनियम लाया गया। उसके बाद ठीक है, ये सब हो गया। आप जो वैज्ञानिक नाम को जरूर याद रखेंगे क्योंकि सब कुछ तो याद रहता है, वैज्ञानिक नाम ही याद नहीं रहता है। ठीक, वीडियो के लास्ट तक बने रहे दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पर लास्ट में चर्चा करेंगे, और बीच बीच में चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। उसके बाद राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें, राष्ट्रीय जलीय जीव तो ये है दोस्तों आपका डॉल्फिन। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, डॉल्फिन मछली होती है जो गंगा नदी की, तो गंगा डॉल्फिन। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है आपका,
गंगा डॉल्फिन है, ये भी चीज को आप जानते होंगे, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना जरूरी है। अब वैज्ञानिक नाम है प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका, प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका, प्लेटेनिस्टा, प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका, प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका इस डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है। और इसको जो है 5 अक्टूबर को घोषित किया गया था। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में कब घोषित किया गया था? 5 अक्टूबर को घोषित किया गया था। 5 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर 2009 को, 5 अक्टूबर 2009 को। इसलिए 5 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मनाते हैं। 5 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मनाते हैं। ठीक, डॉल्फिन दिवस, डॉल्फिन दिवस, डॉल्फिन दिवस कह लीजिए, डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रीय जलीय जीव के बाद विरासत पशु जो हाथी है उसके बारे में बता ही दिए। राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय स्मारक की बात करें, राष्ट्रीय स्मारक आपका क्या है? तो आपका जो राष्ट्रीय स्मारक है वो है आपका दिल्ली में स्थित इंडिया गेट, दिल्ली में स्थित इंडिया गेट। इंडिया गेट जो है दोस्तों आपका राष्ट्रीय स्मारक है। ठीक, और इंडिया गेट को जो है राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। और ये बनाया क्यों गया था? तो प्रथम जो विश्व युद्ध हुए थे, प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में 90,000 सैनिक शहीद हुए थे। 90,000 सैनिक जो है, 90,000 सैनिक प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध के दौरान शहीद हुए थे। तो वही 90,000 सैनिक के याद में, वही 90,000 सैनिक की याद में दोस्तों आपका इंडिया गेट बनाया गया था, जो कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक, और इसका डिजाइन एडविन लुटियंस, इसका जो है डिजाइन एडविन लुटियंस। इंडिया गेट का डिजाइन कौन तैयार किया था? तो इंडिया गेट का डिजाइन किया था दोस्तों एडविन लुटियंस, एडविन लुटियंस, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। एडविन लुटियंस जो था इंडिया गेट का डिजाइन तैयार किया था। और इंडिया गेट का पुराना नाम था ऑल इंडिया वार मेमोरियल। इसका पुराना नाम जो है, पहले का नाम क्या था? तो पहले का नाम था ऑल इंडिया वार मेमोरियल, ऑल इंडिया वार मेमोरियल, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इंडिया गेट बनाया क्यों गया था? तो 90,000 जो सैनिक शहादत दिए थे प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध के दौरान, उसी की याद में जो है इंडिया गेट बनाया गया था। तो इसको जो है दोस्तों आप क्या रखेंगे? याद रखेंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं। एक चीज और है, वो है आपका राष्ट्रीय नदी। राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय नदी जो है दोस्तों, राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय नदी जो है इसको 4 नवंबर 2008 को, 4 नवंबर 2008 को मनमोहन सिंह के द्वारा, मनमोहन सिंह के द्वारा, मनमोहन सिंह के द्वारा 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी के रूप में गंगा नदी को घोषित किया गया। और गंगा नदी की जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। और गंगा नदी को 4 नवंबर 2008 में राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया था। तो दोस्तों, और गंगा नदी जो है हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों के लिए एक पवित्र नदी है। इसको माँ गंगा की दर्जा दिया गया है, माँ गंगा कह करके पुकारते हैं, है ना। तो हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों के लिए गंगा नदी जो है पवित्र नदी है, इसको मुक्तिदायिनी कहा जाता है। उसके बाद संविधान में एक शब्द आपको मिलेगा, वो है आपका पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। दोस्तों पंथ निरपेक्ष जो है ये मूल संविधान का भाग नहीं था, मूल संविधान में जो दोस्तों नहीं था। इसको जो है 42वां संविधान संशोधन, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ और 1976 में हुआ, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत पंथ निरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि वैसा राष्ट्र, वैसा देश जिसमें सभी धर्म के लोग रह सके, हिंदू भी रह सके, मुस्लिम भी रह सके, सिख भी रह सके, ईसाई भी रह सके, मतलब सभी धर्म, सभी मजहब के मानने वाले लोग रह सके और उस धर्म और मजहब के मानने वाले लोगों के बीच कोई आपसी भेदभाव ना हो, उच्च नीच बड़ छोट का भेदभाव ना हो। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब यही हुआ कि वैसा राष्ट्र जिस देश में, वैसा देश जिस देश में सभी धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, जैसे कि भारत में हिंदू भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है,
सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है। ठीक, तो पंथ निरपेक्ष का मतलब आप समझ गए कि वैसा राष्ट्र जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कोई मिल करके रहे। तो दोस्तों ये सब था संविधान की विशेषताएं जिसके बारे में हमने आपके साथ चर्चा किया। तो दोस्तों अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। इस तरह से आपका संविधान की विशेषताएं जो नामक चैप्टर था ये समाप्त हुआ। अगले क्लास में नए चैप्टर प्रस्तावना को पढ़ेंगे, संविधान की प्रस्तावना को समझने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।